नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 9 से 10 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 अगस्त की पहली घटना ये रही। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्रों के नेतृत्व में विद्रोह के बीच पद छोड़ दिया और देश छोड़कर भाग गईं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव जोएन आबेदीन ने 7 अगस्त को इसकी घोषणा की। प्रोफेसर यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित करने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, सैन्य नेताओं और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रोफेसर यूनुस ने कहा था, जब इतने बलिदान देने वाले छात्र मुझसे इस मुश्किल समय में आगे आने का अनुरोध कर रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। बांग्लादेश में जुलाई की शुरुआत में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सिविल सेवा नौकरियों में कोटा खत्म करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन यह एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। माना जाता है कि सरकारी बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री को अपने आलोचकों को दबाने और अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने के लिए लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनमें से कुछ, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और कार्यकर्ता अहमद बिन कासिम, सुश्री हसीना के जल्दबाजी में पद छोड़ने के तुरंत बाद रिहा कर दिए गए। सुश्री जिया मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिसने 2014 और फिर 2024 में चुनावों का बहिष्कार किया था और कहा था कि सुश्री हसीना के अधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं थे। कौन है मोहम्मद यूनुस? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है और एक बार हसीना ने उन्हें खून चूसने वाला कहा था। 83 वर्षीय यूनुस हसीना के जाने माने आलोचक और विरोधी हैं। उन्होंने उनके इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस कहा। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को 2006 में गरीब लोगों खासकर महिलाओं की मदद के लिए माइक्रोक्रेडिट के इस्तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के उनके प्रयासों के लिए श्रेय दिया। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सकें जो आमतौर पर उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के माइक्रोफाइनेंसिंग प्रयासों को बढ़ावा दिया। अगली घटना ये रही। पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2 के तहत 4 प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्यधारा में स्थित ये पहल प्रदूषण को रोकने और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण है। 920 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये परियोजनाएं 145 MLD सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाएंगी, बेहतर सीवर नेटवर्क प्रदान करेंगी और कई नालों को रोकेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई ये पहल गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करती है। बिहार के मुंगेर में परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया जाएगा। इस व्यापक परियोजना में 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का विकास और 30 MLD क्षमता वाले STP का निर्माण शामिल है। परियोजना को डीबॉट, डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है।
इससे लगभग 3 लाख निवासियों को लाभ होगा क्योंकि उनके घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। शहर के स्वच्छता बुनियादी ढांचे में काफी सुधार होगा और गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मोड़ और उपचार कार्य के लिए है। 129 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना अब चालू है और 9 नालों को रोककर और 6 मौजूदा नाला अवरोधन संरचनाओं के पुनर्वास के माध्यम से मिर्जापुर में गंगा में प्रदूषण के उन्मूलन पर केंद्रित है। 2 नए एसटीपी पक्का पोखरा और बिसुंदरपुर की स्थापना के साथ साथ 8.5 MLD की क्षमता के साथ मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास के साथ सीवेज उपचार क्षमता अब 31 MLD तक बढ़ गई है। यह परियोजना अनुपचारित सीवेज को गंगा में जाने से रोकती है, जिससे पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में यह परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मोड़ और उपचार कार्यों के लिए स्थापित की गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 153 करोड़ रुपए है। यह परियोजना, जो अब चालू है, में 1.3 किलोमीटर का INDD नेटवर्क और 21 MLD STP का विकास शामिल है। यह परियोजना सीवेज को प्रभावी ढंग से उपचारित करके शहर को लाभ पहुंचाती है, जिससे गंगा में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोका जा सकता है। मिर्जापुर और गाजीपुर के अलावा बरेली, उत्तर प्रदेश में 271 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अवरोधन, मोड़ और सीवेज उपचार कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की गई है और अब यह चालू है। इस परियोजना का लक्ष्य नदी में प्रदूषण कम करना है। इसमें 15 नालों को रोकना और मोड़ना और 63 MLD की संयुक्त क्षमता वाले 3 STP का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से शहर को फायदा होगा क्योंकि STP में सीवेज का उपचार किया जाएगा और इस तरह रामगंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन से बचा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के माध्यम से भारत सरकार गंगा के समग्र कायाकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक जीवंत नदी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नमामि गंगे मिशन क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजनाएं। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 145 मेगालीटर MLD सीवेज उपचार क्षमता बढ़ेगी तथा बेहतर सीवर नेटवर्क उपलब्ध होंगे। हाइब्रिड एन्युटी PPP मॉडल पर आधारित इन परियोजनाओं को एडवांस्ड सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक के आधार पर डिजाइन किया गया है तथा ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करती है। इन पहलों से गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित होगा। अगली घटना ये रही। गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान AITD में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 5 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाला यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित होगा। यह एयरबस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इंडिगो, विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइनों के साथ साथ एयरबस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि इस पाठ्यक्रम में नेपाल से 4 और भूटान से 4 प्रतिभागियों सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर भी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के प्रशिक्षक उद्योग के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। पाठ्यक्रम का उद्घाटन ग्रुप कैप्टन GVG युगांधर, महानिदेशक, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और श्री सुनील भास्करन, निदेशक, एयर इंडिया एविएशन अकादमी ने GSV के कुलपति मनोज चौधरी और डीन, कार्यकारी शिक्षा, प्रदीप गर्ग की उपस्थिति में किया। 5 अगस्त से शुरू हुआ यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में अग्रणी एयरलाइनों के साथ साथ एयरबस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में नेपाल से 4 और भूटान से 4 प्रतिभागियों सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर भी भाग ले रहे हैं।
कार्यक्रम के प्रशिक्षक उद्योग के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। उद्योग संचालित दृष्टिकोण में काम करते हुए जीएसवी पहले से ही रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग और मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए नियमित शिक्षा, स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट स्तर और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जीएसवी ने इस शैक्षणिक वर्ष से एविएशन इंजीनियरिंग में बीटेक भी शुरू किया है। अगली घटना ये रही। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वर्तमान में एसबीआई के सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक एमडी सेट्टी 28 अगस्त 2024 को दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे, जो इस पद के लिए 63 वर्ष की आयु सीमा तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होंगे। अध्यक्ष के रूप में शेट्टी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, जिसकी शुरुआत उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से होगी। एसीसी का निर्णय वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफसिब की अनुशंसा के बाद लिया गया है, जो केंद्र सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। शेट्टी का व्यापक अनुभव कॉरपोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और विकसित बाजारों में बैंकिंग को शामिल करता है। उन्होंने 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया और तब से उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है। शेट्टी की नियुक्ति के साथ ही राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई में नया एमडी नियुक्त किया गया है। सिंह, जो वर्तमान में बैंक में उप प्रबंध निदेशक डीएमडी हैं, 30 जून 2027 को पदभार ग्रहण करेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। यह नियुक्ति एसबीआई की संरचना के अनुरूप है, जहां अध्यक्ष को 4 एमडी द्वारा समर्थन दिया जाता है। शेट्टी के पास कृषि में विज्ञान स्नातक की डिग्री है और वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं। भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स और समितियों में उनका नेतृत्व और योगदान बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहन विशेषज्ञता को दर्शाता है। अगली घटना ये रही। भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस के विदेश मंत्री डॉक्टर डेंजल डगलस ने औपचारिक रूप दिया। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच खेल के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एथलीट और टीम विकास। एथलीटों और एथलेटिक टीमों के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिता। कोचों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। खेल नेताओं, अधिकारियों, प्रशासकों, पेशेवरों और सहायक कर्मियों के लिए दौरे और आदान प्रदान। बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेल विषयों में युवा और जूनियर आदान प्रदान। खेल विज्ञान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और विनिमय कार्यक्रम। खेल विज्ञान और कोच शिक्षा में विकास सहायता। पाठ्यक्रम विकास और खेल शिक्षा। खेल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास। खेल अवसंरचना और कार्यक्रम विकास के लिए प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। प्रशिक्षण और डोपिंग रोधी कार्यक्रमों सहित खेल अनुसंधान और विकास में सहयोग। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शारीरिक शिक्षा संस्थानों के बीच शारीरिक शिक्षा और फिटनेस विकास में संयुक्त कार्यक्रम। अगली घटना ये रही। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। बता दें कि 8 अगस्त की सुबह फोगाट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। एक दिन पहले पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फोगाट इस इवेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका वजन तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने संन्यास का ऐलान करने के साथ लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 20012024। मैं आपकी सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। बता दें,
7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। विनेश फोगाट 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लेवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक है। साल 2016 के रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थीं। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल में हार गई थीं। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थीं। आपके लिए अगली घटना ये रही। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक ऐतिहासिक घटना थी। वर्ष 2024 इस महत्वपूर्ण आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ है, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आजादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, की नींव रखी गई थी। आजादी के बाद से 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था, उसे क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के बॉम्बे, अब मुंबई, अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफी प्रभावशाली साबित हुआ और शासन की नींद उड़ गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने दिखाया कि अहिंसक विरोध और एकता कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस आंदोलन ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन आमतौर पर लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 14,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसमें भारत पर से अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर एक संप्रभु एवं स्वशासित राष्ट्र की स्थापना करने की मांग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था और सभी पृष्ठभूमियों के एकजुट लोग स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े थे। कठोर दमन के बावजूद आंदोलन ने स्वशासन की मांग को हवा दी और ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया। आपके लिए अगली घटना ये रही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न विज्ञान विभागों के 300 से अधिक पिछले पुरस्कारों की जगह लेने वाली इस नई पुरस्कार प्रणाली का उद्देश्य देश भर के शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार, जीवन भर की उपलब्धियों का सम्मान। इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत इसी साल की है। गोविंदराजन पद्मनाभन भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के पूर्व डायरेक्टर हैं और वर्तमान में वह IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उनको मलेरिया पैरासाइट पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया। उनको पद्म भूषण,
पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वह वर्तमान में IISc में जैव रसायन विभाग में मानद प्रोफेसर और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों या टीम की तरफ से नामांकन किए जाते हैं। इन 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न VR पूरे जीवनकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस श्रेणी में अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान श्री VS विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। इस श्रेणी में अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को यह सम्मान दिया जाता है। इस श्रेणी में अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान टीम VT पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की उस टीम को यह सम्मान दिया जाता है जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। इस श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाली विभूतियों को दिए जाते हैं। इसके लिए हर वर्ष 14 जनवरी से 28 फरवरी तक नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपके लिए अगली घटना ये रही। चीन अपने उपग्रहों के पहले बैच को लॉन्च करने के करीब है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी SSST ने नेटवर्क पर पहले घटकों को लॉन्च किया है। SSST के समूह को 1000 सेल्स नाम दिया गया है। यह परियोजना, जिसे G60 नक्षत्र के रूप में भी जाना जाता है, पिछले साल चीनी आधारित वैश्विक निम्न पृथ्वी कक्षा लियो उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्थापित की गई थी, जो स्टारलिंक के लिए एक प्रतियोगी है। स्पेसएक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के पास लगभग 5500 उपग्रहों का एक ब्रॉडबैंड नक्षत्र है, जिसका उपयोग उपभोक्ता, कंपनियां और सरकारी एजेंसियां करती हैं। शिन्हुआ ने बताया कि लॉन्ग मार्च 6A वाहक रॉकेट में शांक्सी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरने के बाद 18 संचार उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षाओं में आसानी से प्रवेश कर गए। SSST की योजना इस साल 108 उपग्रह और अगले साल के अंत तक 648 उपग्रह लॉन्च करने की है, ताकि 2027 तक वैश्विक नेटवर्क कवरेज प्रदान किया जा सके। दशक के अंत तक SSST का लक्ष्य 15,000 उपग्रहों को तैनात करना है। लियो उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालित होते हैं। रॉयटर्स ने अलग से बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA में चीनी शोधकर्ताओं ने यूक्रेन में युद्ध में स्टारलिंक की तैनाती का अध्ययन किया है और बार बार चेतावनी दी है कि अगर देश अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष में शामिल हो जाता है तो इससे चीन को क्या जोखिम हो सकता है। SSST का 1000 सेल्स तारामंडल 3 10,000 सितारा तारामंडल में से एक है, जिसे चीन स्पेसएक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैनात करने का इरादा रखता है। चीन ने पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को बताया था कि वह 51,300 उपग्रहों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जबकि स्पेसएक्स ने 2027 तक 42,000 उपग्रहों का लक्ष्य रखा है। अगली घटना ये रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने AP नगर निगम अधिनियम 1994 और पंचायत राज अधिनियम 1994 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले कानून में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय और नागरिक निकायों के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
सरकार का मानना है कि इस कदम से घटती तेलुगु आबादी के बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 और आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 में 1994 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। हालांकि 2019 में पंचायत राज चुनावों के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन यह अन्य स्थानीय निकायों पर लागू रहा। यह भी पता चला कि वर्तमान में राज्य की 11% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है। 2047 तक यह संख्या बढ़कर 19% हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या वर्तमान में 10% है और 2015 तक यह बढ़कर 15% हो जाने की संभावना है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल ने 1994 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका गया था। कैबिनेट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.1% है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह केवल 1.5% है। वर्तमान में राज्य में औसत पुरुष प्रजनन आयु 32.5 वर्ष है, जो 2047 तक 40 वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह राज्य में महिला प्रजनन आयु अभी 29 वर्ष है, जो 2047 तक 38 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भी कहा गया कि आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आएगी। कैबिनेट ने राज्य के आधिकारिक प्रतीक और QR कोड वाले नए पट्टादार पासबुक, राजस्व रिकॉर्ड जारी करने को भी मंजूरी दी। ये पिछली सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर के साथ वितरित किए गए 22 लाख भूमि रिकॉर्ड की जगह लेंगे। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1992 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट RDF पर प्रतिबंध को 1 साल तक बढ़ाने का भी फैसला किया। इसने 1 अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू करने का फैसला किया। मंत्री ने कहा कि कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शराब बेची जाएगी।